हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि देखिए टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से आपके पास कितने दिन हैं? 9 से 10 दिन बचे हुए हैं। अब इसमें आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, आपको एक टाइम सेट करना होगा। और देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ों को पढ़ें भी, नई चीज़ को भी पढ़ें, क्योंकि वो लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो अपना रिवीजन ही कर रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, जैसे कुछ लोग वर्किंग होते हैं तो बोलते हैं कि सोचते हैं कि जब 2 वीक्स बचेंगे तब हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए नई चीज़ें तो आप पढ़ें, लेकिन जितना आप पुराना पढ़ चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए कल की चीज़ जो आपने पढ़ी तो उसको आज रिवीजन आप लोग ज़रूर कर लें। और जब आप रिवीजन करते रहेंगे साथ साथ में, तो आपकी चीज़ें भी तैयार हो जाएंगी, आपके टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी साथ साथ में होता रहेगा। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं भी ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये मत सोचिए कि हमारा तैयार है, अब हम उसको उसी दिन देख लेंगे जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आप जितनी बार उसको पढ़ पाएँ, जितनी बार आप लोग रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि चीज़ें देखिए ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है हमको सब कुछ आता है, लेकिन कंफ्यूजन आ जाती है। तो हम क्यों कंफ्यूजन करें, क्योंकि इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और अब हम जब एग्जाम हॉल में पहुंचे, वहां पे जब हम क्वेश्चन देखें तो उसमें कंफ्यूज हो तो फायदा ही क्या इतने दिनों से तैयारी करने से। तो हम ऐसी तैयारी करेंगे जिसमें कोई कंफ्यूजन भी ना हो और हमारे सारे क्वेश्चंस भी राइट हों, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा इतना कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत कठिन पेपर भी नहीं आता है जो आपने तैयारी की है और आप अच्छे से ना कर पाएँ, है ना। क्योंकि देखिए हर वो चीज़ सरल होती है जो आप तैयार करके गए हैं, चाहे वो मैथ ले लीजिए, चाहे वो इंग्लिश ले लीजिए, चाहे वो हिंदी ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए या ईवीएस ले लीजिए। अगर आपने उसको अच्छे से तैयार किया है तो आपके लिए वो बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है तो वो कितना भी इजी हो आप लोगों के लिए टफ है। तो मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही, मतलब मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा हो गया ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है तो चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि किस तरह से हमको पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, सोशल साइंस का जो ये पेपर आपका है 31 जनवरी 2021 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर सेकेंड है। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें हम फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, क्योंकि आपके 60 क्वेश्चन होते हैं और ये मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए 60 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो आप लोग क्या होता है, उबने लगते हैं कि बहुत लंबा वीडियो है, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन हम 30 क्वेश्चन ही लेकर आते हैं। और अभी एक ऐसी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ जो कई बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस की सीरीज भी साथ ही साथ लेकर आऊंगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियोस आपसे ना छूटे। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका हो जाता है कथन फर्स्ट, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और सेकंड हो जाता है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों के निर्माण में चोल शासकों का विशेष योगदान है। किसका? तो चोल शासकों का विशेष योगदान है। और चोल शासकीय मंदिरों में तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। और चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये फर्स्ट जो आपका है ये राइट हो जाता है। उसके बाद, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। तो चोल काल में देवी देवताओं की कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई, वहीं इस काल की कुछ ऐसी मूर्तियां भी प्राप्त हुई जो भक्तों की थीं।
अब देखते हैं, देखिए इसका उदाहरण तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? तो तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर में देखने को मिलता है। और मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखिए आपका आंसर क्या हो जाता है, ए और बी दोनों सही हो जाते हैं, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। क्या नहीं है? तो ए की सही व्याख्या बी नहीं है। तो देख लेते हैं इस तरह का जो ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तथा फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण सेकंड है, ये आपका गलत हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, किंतु फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण सेकंड नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कथन, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। और कथन सेकंड है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। अब देखिए तवारीख यानी तारीख का बहुवचन तवारीख होता है। क्या होता है? तारीख का बहुवचन, तारीख का बहुवचन तवारीख, बहुवचन तवारीख होता है। तो क्या कह रहे हैं कि तवारीख के लेखों में जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। तो तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये लेखक सामान्यतः शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, क्योंकि देखिए जिनके विचार होते हैं ऐसा नहीं है कि हर लोग उनसे सहमत हों, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन यानी जन्मसिद्ध लेख पर आधारित था, समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी, तो आपका जो सेकंड वाला हो जाता है कि उनके विचारों से सब लोग सहमत थे, तो ये आपका गलत हो जाता है। इसलिए देखिए ए आपका सही और बी आपका गलत हो जाता है। यानी कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखों में जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। तो आपका ये राइट हो जाता है और आपका ये रॉन्ग हो जाता है, यानी कि फर्स्ट राइट और सेकंड रॉन्ग। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट सही है किंतु सेकंड गलत है, तो इसका मतलब आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कथन, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। दूसरा भी देख लेते हैं, उसके बाद इसका स्पष्टीकरण करते हैं, ठीक है ना, कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तवारीख, अभी देखिए हमने तवारीख आप लोगों को क्या बताया कि तारीख का बहुवचन तवारीख होता है। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो पहला कथन देख लेते हैं कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो ये देखिए आपका गलत हो जाता है। और कैसे गलत होता है? क्योंकि रजिया ने अपने आप को क्या बताया था, जब रजिया जो है शासक बनी थी तो उन्होंने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं, यानी बेटी थी। जबकि रानी रुद्रमा देवी, कौन? रानी रुद्रमा देवी, रानी रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी जो काकतीय वंश की थी ना, तो इन्होंने अपने अभिलेखों पे अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रजिया सुल्ताना ने ऐसा नहीं किया था। और सेकंड है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। तो तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि शरीर रचना में पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। इसलिए देखिए कथन ए जो है वो आपका गलत हो जाता है। कौन सा?
कथन ए आपका गलत हो जाता है और कथन बी आपका सही हो जाता है। कथन बी आपका क्या हो जाता है? तो कथन बी आपका सही हो जाता है। कथन भी आपका सही हो जाता है। अब देख लेते हैं जो कथन पहला है वो गलत है और दूसरा है तो वो सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही हैं और फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण सेकंड है। फिर उसके बाद आपका है फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही हैं किंतु फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण सेकंड नहीं है। अब ये भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि इसमें तो दोनों सही बता रहे हैं ना। फर्स्ट सही है किंतु सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है, फर्स्ट आपका नहीं सही है क्योंकि रज़िया सुल्ताना ने ऐसा नहीं किया था, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट गलत है किंतु सेकंड सही। हाँ देखिए, ये आपका सही हो जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, अकबर जहांगीर, यानी कि जो आपके पॉइंट है जो आप के जो है वो होते हैं कथन फर्स्ट जो आपका है वो है अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचारों को यानी विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। और सेकेंड आपका हो जाता है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो इसमें हम समझ लेते हैं। देखिए, सुलह कुल सर्वोच्च शांति, सुलह कुल मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शांति होती है कि शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था, ठीक है ना। और अकबर की रुचि, उनकी जो रुचि थी विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। और इबादत खाना में क्या होता था? विचार विमर्श, जिसमें क्या होता था? सभी धर्मों के लोग बैठकर विचार विमर्श करते थे। और अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होती हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और सामंजस्य पैदा करती हैं। तो इस तरह से आपका जो ए और बी दोनों सही हैं और जो कथन ए की सही व्याख्या बी है, इसलिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यानी कि ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। यानी अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया और विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मधानता पर बल देते हैं वे कट्टर होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करती हूँ कि ये आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि जो ये कथन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें अगर थोड़ा सा भी आप चूक गए तो आपका गलत होने की ज़्यादा संभावना रहती है। देखिए, कहीं कहीं पे देखिए क्या होता है, ऑप्शन की पहला और दूसरा सही है लेकिन ए की बी व्याख्या नहीं करता। फिर क्या है, पहला और दूसरा सही और व्याख्या करता है। अब आपने समझ लिया कि दोनों सही भी हैं, अब इसमें आप कंफ्यूज है व्याख्या कर रहा है या नहीं, तो ये चीज़ भी समझनी है। अब एक एक पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन था कि रज़िया ने ऐसा किया, कैसा किया कि उन्होंने सिक्कों पर ये यानी पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, तो अब रज़िया ने नहीं किया था। अब आपको पता है कि रज़िया ने नहीं किया था, तो इसलिए ही तो आप लोग सही से टिक कर पाएंगे कि नहीं, रज़िया ने नहीं किया था बल्कि किसने किया था। देखिए, आपका हो जाता है कि रुद्रमा देवी ने किया था। तो जब आपको पता है कि रुद्रमा देवी ने किया था तो रज़िया के नाम से ये चीज़ आ गई तो आप उसको गलत कर देंगे। तो चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझे, बारीकी से समझे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ डाला और चीज़ों को समझा कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं और वो क्वेश्चन को भी नहीं सॉल्व करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमें जब चीज़ें पहले से आ रही हैं, समझ है कि हमारे में कि इस चीज़ की समझ है कि हाँ वो चीज़ ऐसे थी, और तो वो क्वेश्चन भी ना उससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन आ जाए लेकिन हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो इसलिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर देती हूँ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपका फर्स्ट कथन देख लेती हूँ। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा सरल हो गया, और जबकि था क्या,
जटिल था। यहाँ पे क्या था कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया, जबकि सरल नहीं था, जटिल था। कैसा था? तो जटिल था। अब देखिए आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया कि पहला आपका क्या है, गलत हो गया। अब देखते हैं सेकंड कौन सा है। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि समझ लेते हैं जो सबसे पहले है कि जो सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे वो ना ही सब असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। और देखिए जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। इसलिए कथन ए सही और कथन भी गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया था, तो ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे जटिल हो गया था। और आपका ये जो सेकंड है जनजातीय समाज कई समान वर्गों में विभाजित नहीं था, तो ये आपका सही हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन यानी फर्स्ट गलत है किंतु सेकंड सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यानी कथन है आपका फर्स्ट, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं यानी भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। तो इसमें आप समझ लें, पहले इसको एक एक को समझते चलते हैं। हो सकता है दोनों साथ में समझते हैं तो कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो हम लोग एक एक को समझते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो जो बहादुर शाह जफर यानी कि 1775 से 1862 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो कौन थे ये? अंतिम मुगल सम्राट थे। कौन? बहादुर शाह जफर। इन्हीं के समय 1857 का विद्रोह भी हुआ था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो वो बहादुर शाह जफर के समय में। इस दौरान बहादुर शाह जफर ने मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों यानी राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये जो कथन पहला है वो आपका सही हो जाता है। उसके बाद देखते हैं जो कथन दूसरा है उसको समझ लेते हैं। बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। अब इसको समझ लेते हैं कि सिपाही जब लाल किला पहुंचे यानी मेरठ के जो सिपाही थे वो जो लाल किला पहुंचे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। किसको चुना? तो बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति को रातों रात बगावतों यानी जो बगावती थे उनके पक्ष में बदल दिया। तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता है? कथन ए और बी सही हो जाते हैं और कथन बी ए की सही व्याख्या करता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही हो जाता है? इसमें आपका पहला देख लेते हैं, ए और बी दोनों सही हैं और यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और फर्स्ट ने सेकंड की सुनिश्चित किया है। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसमें से 3 सही हैं लेकिन एक गलत है, उसी गलत को देखना है। तो विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। तो इसको पहले समझते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने वर्ष 1867 ईस्वी में की थी। इनका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद और समाज सुधार था। और इन्होंने विधवा विवाह का प्रचार किया था। किसका किया था? तो विधवा विवाह का प्रचार किया था और जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया। और प्रार्थना समाज ने, देखिए इसमें क्या है कि विद्यासागर ने विधवा विवाह का
सुझाव दिया था। तो ये आपका सही हो जाता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलत को निकालें। तो पहले हम सही को निकाल लेते हैं, गलत अपने आप से निकल आएगा। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किए। अब देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज ने हिंदू, इस्लाम, ईसाई तथा सिख धर्म ग्रंथों पर विचार किया था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर, तो केवल हिंदू ग्रंथों पर नहीं किया था, इस्लाम यानी हिंदू, इस्लाम, ईसाई तथा सिख धर्मों पर विचार किया था। इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। और हमको देखना क्या था, गलत ही देखना था, जो गलत होगा वही सही होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे पेडागोजी तो है नहीं कि चारों ऑप्शन देखने हैं, जब हमको गलत मिल गया तो आपका आंसर यही राइट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो महाराष्ट्र का था, या आंध्र प्रदेश का था, या मध्य प्रदेश का था, या कर्नाटक का था। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना भारत के 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग कर 2 जून 2014, कब, 2 जून 2014, ठीक है ना, को हुई थी। कब हुई थी, तो 2 जून 2014 को हुई थी। जिस क्षेत्र को तेलंगाना यानी तेलंगाना कहा जाता है, उसमें आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 10 जिले, कितने, 23 जिलों में से 10 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 10 जिले आते हैं, 10 जिले आते हैं। मूल रूप से यह निजाम की हैदराबाद रियासत का हिस्सा थी, तो यानी हिस्सा था। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था, तो आंध्र प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। तो इसको समझ लेते हैं कि संचार माध्यम मतलब मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कौन सा स्तंभ कहा जाता है, तो चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है ना, चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह एक जिम्मेदारी पूर्ण पेशा है। कैसा पेशा है, तो जिम्मेदारी वाला पेशा है। इसे गंभीरता से संचालित किया जाता है और मीडिया का मुख्य काम होता है समाचार के माध्यम से नागरिकों तक सूचना को पहुंचाना। क्योंकि इतनी मतलब ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, इसमें टाइम टू टाइम चीज़ों को दिया जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो हमें न्यूज़ मिलती है तो हमें देखिए एक तो ताज़ा खबर मिलती है, उसके बाद उसमें कोई भी त्रुटि भी नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी सावधानी से लोग इस वर्क को करते हैं। तो इसमें क्या है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। और इसमें आपका हो जाता है कि इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए और आपका इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। अब सबसे पहले देखिए, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें कि दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका, जो संचार माध्यम है उसकी सही भूमिका करनी है, हमें उसका चयन करना है। तो इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है इसे विज्ञान यानी विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो आपका ए और सी ऑप्शन राइट हो जाता है और बी आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। तो ए है लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। अब इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जब किसी प्रोजेक्ट के विज्ञापन में जेंडर स्टीरियोटाइप की यानी को शामिल किया जाता है तो वह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाता है। जैसे लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला को ही मेकअप करते हुए दिखाया गया है,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाता है। उसके बाद समझते हैं कि आपका देखिए क्या हो जाता है, नहीं है यहाँ पे और ये आपका है, इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना, यानी कि देखिए क्या है कि किसी पुरुष या जो उभयलिंगी को नहीं, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को अपने पति द्वारा ऑफिस छोड़े जाने को दिखाया गया है और कभी महिला को ऐसे काम करते हुए नहीं दिखाया जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका सही हो जाता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पे क्या करें, नहीं है पूछ रहे हैं, तो जो नहीं होगा वही हमारा आंसर राइट होगा। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलते हुए, अब इसको भी समझ लेते हैं कि जो है इसमें स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेल रही है, तो ये आपका हो जाता है, क्योंकि ये आपका जो है जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। और चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, माँ ही क्यों बनाए, क्योंकि माँ ही को क्यों दिखाया जाए, पिता को भी तो दिखाया जा सकता है। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सी हो जाता है वो नहीं है, इसलिए यही आपका सही है, ठीक है ना। यानी स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलते हुए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटें। फिर उसके बाद है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और बी है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाता है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। तो आपका देखिए यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया होता है ना, ऑस्ट्रेलिया को तो कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया ही तो है। और उसके बाद इस प्रद्वीपीय यानी इस द्वीपीय महाद्वीप, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, तो आपका डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं तो ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, या सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल यानी तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, या ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, या ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं और बहुत से आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। अब देखिए सौर मंडल कहते हैं किसको है, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए आंसर निकल आएगा कि देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और बहुत से आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में जैसे जैसे कोई ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। और सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आपके हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए जो आपका ये क्रम है, दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, इसको अगर हम ट्रिक वाइज समझें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो बुध है, अब जो दिन होते हैं आपके मंडे टू संडे, इस तरह से आप दिन के अकॉर्डिंग आप इसको दिन के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक कुछ इसी तरह से होती है। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपका बुध है, ठीक है ना, सबसे पहले आपका बुध है। और उसके बाद
बुध में आप जो बृहस्पति है उसको हटा दें, उसका जो सेकेंड है आपका, बुध के बाद बृहस्पति फिर शुक्र, ठीक है ना, एक को हटाते जाएं आप। बुध के बाद क्या है, एक हटा दें, और उसके बाद शुक्र, और शुक्र के बाद जो शनि आता है उसको हटा दें, शनिवार यानी, और आप यानी जो इतवार यानी रविवार को आप पृथ्वी मान लें। क्या मान लें आप? रविवार को पृथ्वी मान लें। और ऐसे याद रख लें कि रविवार को छुट्टी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से रविवार है, पृथ्वी है, इस तरह देखिए ट्रिक को समझना होता है। तो आप पृथ्वी मान लें, फिर पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के बाद सोम आता है ना, सोम के बाद क्या है, यानी इतवार के बाद क्या होता है, सोम आता है, सोमवार आता है, फिर सोमवार को छोड़ दें, फिर मंगल, ठीक है ना, फिर मंगल हो गया आपका, मंगल ग्रह हो जाता है। फिर आप मंगल के बाद बुध आता है ना, अब यहाँ पे देखिए बुध को हटा दें, अब बृहस्पति आ गया आपका, क्या हो गया, अब बृहस्पति आ गया। फिर बृहस्पति के बाद अब आप एक और आपको हटाना है, तो आप बृहस्पति के बाद शुक्र हटा देंगे ना, तो अब शुक्र हटाया तो आपका शनि आ गया, और शनि के बाद देखिए अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। तो आ, छोटा आ पहले आता है ना, और वाह देखो बाद में आता है, छोटा आ स्वर होता है और वाह आपका व्यंजन होता है। तो आप अरुण ऐसे याद रख सकते हैं, अरुण आपका स्वर है और छोटा आ पहले वर्णमाला में आता है, इसलिए अरुण हो गया, और उसके बाद आपका वाह व्यंजन है और वाह आता बाद में, तो वरुण हो गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब आप लोग इसको याद करें तो जो दिन होते हैं, दिन के अकॉर्डिंग आप लोग इसको याद कर लें, बुध से स्टार्ट करें, बुध के बाद जो बृहस्पति है तो बृहस्पति को हटा दें, शुक्र एक को हटाते चलें आप, ठीक है ना। तो बुध के बाद बृहस्पति आपका हो गया, उसको हटा दिया, शुक्र आ गया, शुक्र के बाद आपने शनि को हटा दिया, पृथ्वी, पृथ्वी यानी रविवार, तो उसको पृथ्वी मान लें। फिर उसके बाद सोम हटा दिया, मंगल आ गया, फिर बुध यहाँ पे हटा दिया, बृहस्पति आ गया, फिर उसके बाद शुक्र हटा दिया तो शनि आ गया। अब अरुण और वरुण, तो अरुण आपका वर्णमाला में छोटा आ पहले आता है, और वर्णमाला में वह आपके बाद में आता है, व्यंजन में वो हो जाता है। तो आप लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, अरुण आ पहले आता है तो अरुण हो जाता है, और वरुण आपका बाद में आता है। तो बस आप लोगों को, आप लोग देखिए इस ट्रिक वाइज आप लोग याद करेंगे तो चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रहेंगी। फिर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीपी वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। बी है प्रदीपी वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तो हम समझ लेते हैं, सबसे पहले ए जो हमारा है कथन, उसको हम समझ लेते हैं कि प्रदीपी वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, कौन है? तो अभी जैसे कि ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आपका आकार में 5वां, कौन सा? तो 5वां बड़ा ग्रह है, 5वां बड़ा ग्रह है। अब यह अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, और इसका विषुवतीय व्यास 12,756, कितना? 12,756। किसी भी ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, और पृथ्वी यदि अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीपी वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। क्या होता है? एक दूसरे से मिल जाती। तो समझ लेते हैं, देखिए प्रदीपीय वृत्त और अक्षांश रेखा एक दूसरे से मिल जाती, तो हाँ। और उसके बाद किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होते, और किसी क्षेत्र विशेष से ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता, तो सही विकल्प देखिए बी और सी हो जाता है, ए और सी हो जाता है, या बी और डी हो जाता है, ए और डी हो जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है ए और सी। देखिए क्यों? देखिए प्रदीपी वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, किसी क्षेत्र विशेष में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपका ऑप्शन हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है।
तो शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रपातों की उत्पत्ति होती है। किसकी? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रपातों की उत्पत्ति होती है। और इस चक्रपाती से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। उसके बाद है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती हैं और यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो आपके देखिए यहाँ पे जो है इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। और उसके बाद इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती हैं। देखिए इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है और जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध वर्षा ऋतु से होता है। और इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती हैं और जबकि क्या है कि स्थल की ओर ना बहकर बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। तो की ओर नहीं, क्योंकि से बहती हैं। कहाँ बहती हैं? तो अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ लें कि जो पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है ना, स्थल की ओर बहती हैं। अरब सागर से जबकि बहती हैं ना, उसमें नहीं बहती हैं, अरब सागर में नहीं बहती, अरब सागर से बहती हैं। तो इस अकॉर्डिंग, और यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका ए, बी और सी आपके कौन से, तो आपका ये गलत हो जाता है। आपका जो बी ऑप्शन है यानी कि ए, बी और सी सभी गलत हैं। इनको आप लोग बहुत बारीकी से देखिएगा, ठीक है ना, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एक एक कहते हैं वर्ड में, एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में हाँ और ना छिपा होता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे पहले क्या समझ लेते हैं डेल्टा के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ते चलें। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा है कहाँ का? सबसे बड़ा डेल्टा है कहाँ का? तो विश्व का। ठीक है ना, तो विश्व का। और इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो कौन सा है? मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है, क्षोभ मंडल है या समताप मंडल है? सबसे पहले इन मंडलों को क्रम वाइज समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि इनको एक क्रम से लगाएं, आरोही क्रम से लगाएं या अवरोही क्रम से लगाएं। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके जो आपकी जो ये वायुमंडलीय परत है, तो इनकी जो खूबियां होती हैं उसके बारे में जानना होता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको क्रम में कैसे लगाएं। तो हमने ट्रिक आप लोगों को बताई थी कि छोड़ सब में आया बाहर। क्या है? छोड़ सब में आया बाहर। ठीक है ना, छोड़ सब में आया बाहर। अब छोड़ से आपका हो जाता है क्षोभ मंडल, सा से हो जाता है समताप मंडल, में से हो जाता है मध्य मंडल और आया से हो जाता है आयन मंडल और या बाह्य मंडल भी आप बोल सकते हैं। और बाहर से आपका देखिए आया बाहर, तो बाहर से आपका हो जाता है बहिर्मंडल। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसको समझ लेते हैं कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो किस में जल जाते हैं? तो मध्यमंडल। और जो मध्यमंडल है वो हमारा कौन सा है? तो छोड़ सब मैं, तो आपका थर्ड है। तो इसका मतलब जो आपका थर्ड मंडल है यानी वायुमंडलीय परत में थर्ड है वो आपका मध्यमंडल हो जाता है। ठीक है ना। और मध्यमंडल क्या है? तो तीसरी परत है, क्योंकि छोड़ सब मैं तो तीसरी हुई ना, तो तीसरी परत है। और यह मध्यमंडल में अवस्थित है। इसकी धरती से ऊंचाई कितनी है? इसकी धरती से ऊंचाई 85, कितना? 85 किलोमीटर है, 85 किलोमीटर है। मध्यमंडल की बात हो रही है। और मध्यमंडल समताप मंडल से 60 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। जो हमारा समताप मंडल है इससे 60 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन यानी मध्यमंडल हो जाता है वो राइट हो जाता है। और आप लोग ध्यान रखिएगा ये कौन सी बात है? तो तीसरी, छोड़ सब मैं, तो छोड़ से क्षोभ मंडल, सब से समताप मंडल, मैं से मध्यमंडल, तो तीसरी परत हो जाती है। और इसमें ही अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो किसमें? मध्यमंडल में। और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो मध्यमंडल। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आयतन का संबंध है तो सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायुदाब के साथ या मौसमी पवनों के साथ। तो सूर्य ऊर्जा के साथ, यानी आयतन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो शंकुधारी वन आपके हो गए। और शंकुधारी कौन से होते हैं? तो इसमें हम देख लेते हैं नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। शंकुधारी वन कैसे होते हैं? तो नरम काष्ठ वाले सदाबहारी वृक्ष और भूमध्य सागरीय वनस्पति आपकी हो जाती हैं। महाद्वीपीय का पश्चिम एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। तो आपका इस अकॉर्डिंग आपका जो देखिए ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये आपके दृढ़ काष्ठ वाले वन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दृढ़ काष्ठ वाले वन हो जाते हैं। उसके बाद शीतोष्ण सदाबहार वन, तो ये आपके हो जाते हैं महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो इस तरह से देखिए ए का आपका 4 नंबर का हो जाता है। बी आपका देखिए ए का आपका 3rd नंबर का हो जाता है। ए आपका 3rd हो जाता है। बी आपका 4 हो जाता है। बी आपका 4 हो जाता है। और सी आपका 2nd हो जाता है। और डी आपका कौन सा हो जाता है? 1st हो जाता है। तो देखिए ए का 3रा, बी का 4था, सी का 2रा, डी का 1ला। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसमें देखिए ए का 3रा हो जाता है, बी का 4था हो जाता है, सी का 2रा हो जाता है और डी का 1ला हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। तो कथन है सहारा रेगिस्तान का समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। उसके बाद आपका हो जाता है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर तथा पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ठीक है ना। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। ए गलत है परंतु बी सही है, ए सही है परंतु बी गलत है। तो हम समझ लेते हैं इसको कि सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा है? तो जो आपका सहारा रेगिस्तान है तो वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है ना, रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 84 लाख किलोमीटर है। कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा आप लोग
कि सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को में फैला हुआ है। और सहारा की गुफाओं से जो चित्र प्राप्त हुए हैं तो उनमें नदियाँ, मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु और बकरियां इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि सहारा रेगिस्तान एक समय में वो पूरी तरह से हरा भरा मैदान था। कैसा था? तो हरा भरा मैदान था। और इस तरह से आपका क्या हो जाता है, सहारा रेगिस्तान का समय में हरा भरा मैदान था। तो जी हाँ, हरा भरा मैदान था। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। तो ये भी आपका राइट हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका ए और बी दोनों सही हो जाते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है और डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, डॉल्फिन समुद्री स्तनधारी जीव है। कौन सा है? तो स्तनधारी जीव है, समुद्री स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव है। भारत में पाई जाने वाली डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन है, यानी कि जो भारत में पाई जाने वाली डॉल्फिन है वो गंगा डॉल्फिन है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो प्लेटलिस्टा गैंगेरिका है। और डॉल्फिन मुख्य तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के गंगा ब्रह्मपुत्र के आलवण जल में पाई जाती है, ठीक है ना। और डॉल्फिन की उपस्थिति में समुद्री जल की शुद्धता का पता चलता है। किसका पता चलता है? तो डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ये आपका सही हो जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण में डॉल्फिन पाई जाती है और डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। तो इसको समझ लेते हैं, यानी कि ए, बी और सी तीनों आपका, यानी जो तीनों ऑप्शन है वो आपके राइट हो जाते हैं, ठीक है ना। इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। देखिए, और बिहार राज्य में कहाँ? तो भागलपुर में स्थित है, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि बिहार राज्य में कहाँ? तो बिहार राज्य के भागलपुर में। कहाँ? तो भागलपुर में। तो इस अकॉर्डिंग आपके जो तीन ऑप्शन है, यानी ए, बी, सी, ये आपके राइट हो जाते हैं। इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बात कर लेते हैं। और जो 4 ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन है, मीथेन और नाइट्रोजन। तो बायोगैस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है मतलब कि जिसको बनाया जा सकता है। यह गैस वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। और बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण है। इनमें प्रमुख घटक मीथेन जो 55 से 75%, कितना? 55 से 75%, 55 से 75%, और कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50%, और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें।
इसमें देखिए आपका है सही संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। इसमें समझ लेते हैं कि सही संसाधनों में आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण पूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणता मानव उपयोग की वस्तुओं से है। किससे है? तो संसाधन शब्द का प्रयोग साधारणता मानव उपयोग की वस्तुओं से है। वे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह की होती हैं। यह कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है? कि सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये कथन सत्य नहीं है। अब इसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो बहुमूल्य होते हैं। कैसे होते हैं? तो बहुमूल्य होते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो बहुमूल्य होते हैं, उनका आर्थिक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? कुछ ऐसे उनका आर्थिक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, और जबकि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य निर्धारित किया जाता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद है आपका समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो यानी कि देखिए समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन हो जाता है वो देख लेते हैं। देखिए ये आपका सही हो जाता है कि संसाधन और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सही हो जाता है, ये गलत हो जाता है, यानी कि ए गलत और बी सही। अब इसमें हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ए और बी दोनों सही हैं, ये आपका गलत हो जाता है। ए और बी दोनों सही हैं, इसमें ये भी आपका गलत हो जाता है। उसके बाद ए गलत है परंतु बी सही है, ये आपका देखिए यही आपका सही हो जाता है क्योंकि ए गलत है परंतु बी सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि परंपरागत स्रोत किन्हें कहते हैं। तो सौर ऊर्जा यानी जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। ये प्रकृति में तय तथा सीमित होते हैं। जो परंपरागत स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? प्रकृति में तय और सीमित होते हैं। अगर क्या होता है कि सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से क्या होता है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस क्या होता है? तो देखिए खनिज तेल आपका हो गया, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेल हो जाता है और प्राकृतिक गैस हो जाती है, प्राकृतिक गैस हो जाती है, प्राकृतिक गैस हो जाती है और ईंधन हो जाता है, ईंधन हो जाता है आपका। और क्या हो जाता है? बायोगैस, ईंधन, बायोगैस और पवन ऊर्जा। ठीक है ना? पवन ऊर्जा ये भी आपका हो जाता है। तो जो जल विद्युत ऊर्जा आदि शामिल हैं। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका सी ऑप्शन है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। कौन से? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये आपके क्या हो जाते हैं? ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं। अब देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। अब यहाँ पे जो ये इस तरह का आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सिर्फ कंफ्यूजन को क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था। अब कुछ लोगों ने इसमें क्या किया होगा कि इसको मिलान कर दिया होगा, ए से बी में कर दिया होगा, बी को सी में कर दिया होगा। लेकिन जब चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी तो ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई होगी और ना होगी, क्योंकि देखिए विकास व प्रयोग का स्तर, तो इसमें ए का फर्स्ट ही आपका राइट हो जाता है, वास्तविक और संभाव्य। क्या हो जाता है? वास्तविक और संभाव्य। और उद्गम जे और अजेय होते हैं, वितरण सर्वव्यापक और स्थानिक, और भंडार नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो इस अकॉर्डिंग आपका देखिए कौन सा आंसर हो जाता है? ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी कि 4 नंबर का, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन है इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है ये आपके वो एग्ज़ाम नहीं है जिनमें आपके सीधे क्वेश्चन किए जाते हैं और सीधे आंसर आपको देने होते हैं। इसमें आप के आईक्यू लेवल को चेक करना होता है, माइंड को चेक करना होता है कि बच्चा कहाँ तक, यानी अब तो आप लोग बड़े हो गए,
कि मतलब जो छात्र हैं या बच्चे हैं वो कहाँ तक सोच सकते हैं, इनकी सोच कहाँ तक जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को चेक किया जाता है, ये नहीं है कि सीधा क्वेश्चन दे दिया, पहले से दूसरा मिलाओ, दूसरे से तीसरा मिलाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर उसी में छिपे होते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन ही में आंसर था, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें नहीं पता होती है तो क्या होता है कि जल्दबाजी में क्या होता है, नहीं ये ऐसे से सही होगा, इससे से ऐसे सही होगा, लोग मिलान करने लगते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आए तो उनको मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो सब में आप अच्छे से डीपली उसको सोच समझ के आंसर दें। और जो आपको लगे बहुत सही क्वेश्चन, मतलब बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सही मुंह से निकल गया, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, जो बहुत ही सरल क्वेश्चन हैं तो उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया कीजिए। क्योंकि आपने जैसे ही देखा अरे इतना आसान क्वेश्चन आ गया, ये तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन देखने में ज़्यादातर क्या आता है कि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता होगा वही क्वेश्चन आपका गलत होगा। सभी का ये हाल होता है, क्योंकि इतना एक्साइटेड इंसान हो जाता है कि अरे हमें तो वो आता ही आता है, वो तो इतना इजी था, और जब देखो कि अरे ये गलत हो गया, ये तो हमारा गलत ही नहीं होना चाहिए था, ये कैसे गलत हो गया। अब अपने ही मन में ये विचार बन रहे हैं, उथल पुथल मच रही है कि ऐसा ये चीज़ नहीं, इस पर हमें थोड़ा सा वो था कि ये हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा इंसान क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको कर लेंगे। लेकिन जो बहुत ही इजी आपको लगे, तो मैं बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि जो बहुत इजी लगे उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा और उसको सोच समझ के अच्छे से करिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यानी आपका कथन है ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास मैदान बनने लगे। और कथन भी है हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो देख लेते हैं कि इसमें है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। आज से लगभग 12,000 साल पहले भारत में नवपाषाण काल की अवधि थी। किसकी अवधि थी? तो नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल की अवधि थी, नवपाषाण काल की अवधि थी। इस अवधि में भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण क्या हुआ, घास मैदान बनने लगे। और इसका प्रमाण है कि इस अवधि में हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जिससे कुछ जानवरों को इंसानों द्वारा पालतू बनाया जाने लगा। तो आपका जो यानी आपके जो ऑप्शन है इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो आपका ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण भी है। हाँ, यही आपका सही हो जाता है, क्योंकि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास मैदान बनने लगे थे और हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी थी। और इसमें लोगों ने क्या किया था कि कुछ जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा था, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यहाँ पे पुरास्थल की बात हो रही है, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं। अब पुरास्थल, पुरास्थल कहते किसको हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ, किसको कहते हैं? जहाँ देखिए, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जहाँ बर्तन, औजार, जहाँ बर्तन, औजार और इमारतों जैसी वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं, जैसी वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको पुरास्थल कहते हैं। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्होंने वही छोड़ गए। मतलब क्या किया कि उन्होंने इसका निर्माण किया और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए। ऐसे स्थल से वस्तुओं के अवशेष मिले, ये जमीन के ऊपर तथा जमीन के अंदर भी
हो सकते हैं, यानी दोनों जगह हो सकते हैं। ये केवल ज़मीन के अंदर केवल गलत है, ये केवल ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, गलत है। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, आपका ये राइट हो जाता है। एक बार से फिर रिपीट करती हूँ कि पुरास्थल किसको कहते हैं, तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसको पुरास्थल कहते हैं। ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर सी सही हो जाता है। और इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने में भी आप लोग थोड़ी सी बारीकी बरतिएगा, क्योंकि इसमें आपने देखा ए और यहाँ पे भी ए पे आपने टिक कर दिया, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ए है किसमें, हमको ये देखना है। ए में तो आपका ए बी सी हो गया, बी में केवल डी हो गया और आपका सही ए है, और सी में आपका ए हो गया। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां या सोने से बने बर्तन। तो यहाँ के जो लोग थे, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक उच्च विकसित शहरी सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसे सभ्यता थी, तो वो शहरी सभ्यता थी। ठीक है ना। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि गांव की सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक उच्च विकसित शहरी सभ्यता थी, और वहाँ शिल्पकारी क्या, तो वहाँ क्या था, शिल्पकारी और उन्नत अवस्था में थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, पत्थर की मुहरें और सोने के बर्तन बनाते थे। क्या करते थे, पत्थर की मुहरें और सोने के बर्तन बनाते थे। और सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। सोना कहाँ से प्राप्त होता था, तो सोना जो था वो कर्नाटक हो गया, और अफगानिस्तान हो गया, चलिए फिर से लिख देते हैं, अफगानिस्तान हो गया, और देखिए ईरान हो गया, यहाँ से प्राप्त होता था। और हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, और परिचित किससे थे, तो पत्थर की मोहरें और सोने के बर्तन इससे, और काले रंग से डिजाइन किए गए पात्र हड़प्पा से प्राप्त हुए। अब काले रंग के डिजाइन किए हुए तो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, यानी आपके जो ऑप्शन है उसमें देख लेते हैं कौन राइट हो जाते हैं। तो पत्थर की मोहरें, तो आपका ये राइट हो जाता है। अभी देखिए जो चर्चा हुई है उसमें देखिए आप लोग समझिए कि पत्थर की मोहरें तो राइट है। पीले रंग से डिजाइन किए गए, तो जी नहीं, पीले रंग से नहीं किए गए। कहाँ से किए गए, काले रंग से। कहाँ से, किससे किए गए, तो काले रंग से किए गए। ठीक है ना, काले रंग से डिजाइन किए गए। अब लोहे से बनी आकृतियां, अब लोहे का इन्हें क्या था कि अभी यहाँ पे बात हुई कि लोहे से तो ये परिचित ही नहीं थे। जब परिचित ही नहीं थे तो बनती कैसे। अब बचा क्या, सोने से बने बर्तन, तो जी हाँ सोने से। अब ये कहाँ प्राप्त होता था, कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। तो सोने से बने बर्तन और पत्थर की मोहरें, यानी कि ए और डी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं ए और डी आपका डी ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक पाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हैं तो देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार या कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो इसको समझते हैं कि पाषाण यानी जो महापाषाण कब्र यानी कब्रों का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया जाता था। इन कब्रों से किसी महिला कंकाल की जानकारी प्राप्त करनी हो तो क्या करेंगे, तो हड्डियों की संरचना यानी देखिए हड्डियों की संरचना से, और उसके बाद क्या देखेंगे,
और कंकाल के आकार को अध्ययन सामग्री रूप में प्रयोग करेंगे। अब कंकाल का आकार क्या है इसके बारे में, तो इस अकॉर्डिंग आपका कौन सा ए और सी आपका राइट हो जाता है। ना कि कंकालों के साथ मिले आभूषण और ना कंकालों के साथ मिले खाना बनाने के बर्तन। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये हो जाता है ए और सी आपका राइट हो जाता है, यानी हड्डियों की संरचना और कंकालों के आकार। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो आज की सीरीज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। इसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा आपका, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो आप लोग कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए यानी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है ना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो देखते हैं, क्वेश्चन है प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास या चरक। तो प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेदों की संरचना की शुरुआत तो कब हुई थी, तो 1500 ईसा पूर्व। कब हुई थी, तो 1500 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 1500 ईसा पूर्व। और उसके बाद महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत तो 1000 ईसा पूर्व। जब आप लोगों को ये सन याद होंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इनाम गांव में कृषकों का विकास तो 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व। और चरक आपका हो गया तो 300 ईसा पूर्व। तो आपका इस अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहे हैं, आरोही क्रम में मतलब सीधे क्रम में लगाना है। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका देखिए ए बी सी और डी, यानी 1500 ईसा पूर्व वेदों की संरचना की शुरुआत और महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व और इनाम गांव से कृषकों का विकास 600 ईसा पूर्व और चरक 300 ईसा पूर्व, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। यानी अवरोही में अब सजाना है तो उल्टे क्रम में सजाना है ना। तो लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, महाद्वीपों में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडु पत्तन में बसना या संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसको अवरोही क्रम में लगाना है। तो हम अवरोही क्रम में लगाते हैं, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के। तो ये कब था, तो आपका 1200 ईसा पूर्व लगभग। कब था, तो 1200 ईसा पूर्व लगभग, ईसा पूर्व लगभग था, ठीक है ना। लगभग का हमने ला लिख दिया है। उसके बाद उपमहाद्वीप में लोहे की प्रयोग की शुरुआत तो 900 ईसा पूर्व। कब, तो 900 ईसा और पूर्व आपका हो जाता है, ठीक है ना। समझ लीजिएगा यहाँ पे अच्छे से, ईसा पूर्व। फिर उसके बाद आपका हो जाता है अरिकामेडु पत्तन में बसना तो 400 ईसा पूर्व। कितना हो जाता है, तो 400 ईसा और पूर्व, ठीक है ना, 400 ईसा पूर्व। और संगम साहित्य की रचना की शुरुआत तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। कितना, 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है यानी ए बी सी और डी, ये आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट लेकर। तब तक बाय बाय, थैंक यू।